हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल में। हम जिस सीरीज पे काम कर रहे हैं वो है घटना चक्र का हिस्ट्री वाला सेगमेंट्स, जिसमें हम सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन के साथ में उनकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी कवर कर रहे हैं। इसके पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको पहले की वीडियो देखनी चाहिए, जिससे आपकी कनेक्टिविटी इस सब्जेक्ट्स के साथ अच्छे से इस्टेब्लिश हो और एग्ज़ाम हॉल में आप ये जो कनेक्शन होता है ना एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ, इसके बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबल होते हैं। ओके, सो हम विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस पे बात करने वाले हैं कि जो इंडिया से बाहर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, वो उससे रिलेटेड अभी तक सारी स्टेट पीएससी में, यूपीएससी में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको डिटेल सेगमेंट्स में हम कवर करेंगे। और इस तरीके से कवर करेंगे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है जो टॉपिक हमने कवर करा है, तो हम कैसे एग्ज़ाम में सही आंसर तक पहुंच पाएँ। इन सारी टेक्निक्स पे बात करेंगे, प्लस कंटेंट्स पे भी बात करेंगे, और हर एक उस इशू पे बात करेंगे जो आप एग्जामिनेशन हॉल में फेस करते हैं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे अगर आप किसी भी अपने कंपटीटर से अगर एक या दो क्वेश्चन ज़्यादा सही करने की कंडीशन में आते हैं तो बस इतना ही चाहिए। ठीक है, सो आप सीरियस होके एक नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए। जो फैक्ट्स आपको लग रहा है कि वो आपके लिए न्यू है उसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको रिवीजन के लिए जो हेल्प करेगा वही करेगा। और ये वीडियोस हैं एग्ज़ाम के आपके 10 से 15 दिन पहले, लगभग 80 से 150 घंटे के बीच में ये वीडियोस आने वाले हैं सारे। तो इनको 2x पे, 15 पे, 175 पे, जिस पे आपको लगे कि ठीक है आप समझ पा रहे हैं टॉपिक को, उतने पे करके देख लीजिएगा। बट मेरा ये विश्वास है कि अगर आपने 2 से 3 बार इसको रिवाइज़ कर लिया तो विश्वास मानिए कि आप 80% क्वेश्चन एकदम मुस्कुराते हुए करने की कंडीशन में होंगे। सो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अब देखो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि पहली बात तो ये लोकेशन याद रखो, कहाँ पे, लंदन में। होम रूल सोसाइटी, ठीक है, इंडिया में भी थी ना होम रूल लीग, वो तो थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अब इसका जो एक्सप्लेन सेगमेंट है उसमें देख लेते हैं। फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, यहाँ से कितने फैक्ट्स निकले कि ठीक है कब, 1905 में, कहाँ पे ना, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की। देखो यहाँ पे दो बातें आ गई ना, एक तो ये आ गया कि ठीक है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, दूसरा इंडिया हाउस की स्थापना की। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। ठीक है, पेरिस और पेरिस से जिनेवा। पहले कहाँ थे, लंदन, लंदन से कहाँ गए, पेरिस फ्रांस, और उसके बाद कहाँ चले गए, जिनेवा। देखो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत सारे फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो निकल के आ रहे हैं एक ही सेगमेंट्स में। अब इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, देखना आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, तो 1905 में, ठीक है, कहाँ पे, लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी, ठीक है, की स्थापना की, इंडिया हाउस की स्थापना की। कौन सा समाचार पत्र पब्लिश किया, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का पब्लिश किया। ठीक है, और उसके बाद वो लंदन के बाद कहाँ चले गए, पेरिस चले गए, जिनेवा। आपके लिए इतने ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की कहाँ पे, लंदन में। अब देखो, अब आपके लिए इस टॉपिक से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे एकदम इजी हो जाएंगे, मतलब आंख मूंद के भी आप करेंगे तो आप सही करेंगे। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई कब हुई, ठीक है, 1905 में, अभी ऊपर बताया था। देखो उसी फैक्ट्स के बेस पे है ना। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी ना। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा। और देखो ये ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन है, देखो ये बिहार पीसीएस में पूछा गया 2019 में, यूपी पीसीएस में 2014 में, यूपी आरओ में 2014 में, और यूपी पीसीएस में 2004 में। ठीक है, और ये यूपी पीसीएस मीन्स 2002 में, 2007 में। तो आप ये देख रहे हो कई सारे एग्जाम में एक ही फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि
एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको तैयार नहीं किया है। एक बार अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपने तैयार कर ली, आपने उसको याद कर लिया, आपने उसको समझ लिया, विश्वास मानिए कि आपको ये शिकायत करने के लिए ऑप्शन ही नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? ठीक है, तो इसका सही जवाब है लाला हरदयाल। अब लाला हरदयाल, ठीक है, तो इसके गदर पार्टी के बारे में बहुत सारी डिटेल होगी ना, तो इसको फिर हम एक बार देख लेते हैं। ये कब होती है? 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट, एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। किसने? सोहन सिंह भाकना ने। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी हो गया। ठीक है, लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। चूंकि विकल्प में सोहन सिंह भाकना नहीं दिया गया, इसलिए विकल्प ए उत्तर होगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास कितने फैक्ट्स आ गए ना। अब ये जो फैक्ट्स हैं इसको फिर से हाईलाइट करते हैं, इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेना। पहली बात तो ये कब 1913 में सोहन सिंह भाकना, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट, या इसी का हिंदी वर्जन है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, अब इसने किस पत्रिका का गदर नामक अखबार निकाला? ठीक है, ये क्या है? गदर अखबार है, और इसी संस्था को इसी वजह से क्या बोला गया? गदर पार्टी, गदर। ठीक है, और लाला हरदयाल इससे संबंधित है। बस इतने फैक्ट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। ये जो हैं इन सब का कोई काम नहीं है। एक सेकेंड, हाँ, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखना इसके बेस पे कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे बहुत इजी तरीके से। ठीक है, निम्न में से गदर पार्टी का गठन किसने किया? वीडी सावरकर? नहीं। रास बिहारी बोस? नहीं। मदन लाल ढींगरा? नहीं। लाला हरदयाल? ठीक है, ये सही होगा ना। गदर पार्टी की स्थापना हुई 1907 में? नहीं। 17 में? नहीं। 13 या 20 में? नहीं। ठीक है, गदर पार्टी का नेता कौन था? लाला हरदयाल थे। देखो अब फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस किस एग्जाम में ऐसे पूछे गए। देखो ये आईएएस के प्री में पूछा गया, ये बीपीएससी में पूछा गया, ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है ना। अभी देखो आगे और पूछे गए होंगे। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो लाला सोहन सिंह भाकना। देखो अगर लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना है ना, तो इस पर हमें किस ऑप्शन पे जाना है? सोहन सिंह भाकना पे। ठीक है, ये याद रखना, वरना मतलब सिली मिस्टेक यही होता है ना कि ऐसे ही जब आप एग्ज़ाम में करके आते हो और फिर आप यहाँ पे रूम पे आके बोलते हो कि ठीक है हमने तो सिली मिस्टेक करा है ना, तो नहीं, सिली मिस्टेक नहीं, तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन है तो किस पे जाना है? सोहन सिंह भाकना पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे ये कौन है? सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी का पहला सभापति कौन है? सोहन सिंह भाकना। अब देखो गदर पार्टी से रिलेटेड ये एक फैक्ट है जो आपको नोट करना है, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं फिर से। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया। कहाँ के भारतीयों ने? अमेरिका और कनाडा के। ठीक है, 1913 में बनाया। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का पत्र भी निकालती थी। ठीक है, कौन सा पत्र? हिंदुस्तानी गदर नाम का पत्र निकालती थी, जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता। ये भी आपको नोट करके रखना है, किस लैंग्वेज में? उर्दू, गुजराती और पंजाबी में। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सिंह, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 4-5 कंटेंट निकल के आए। पहली बात तो कहाँ की इंडियन, यूएसए एंड कनाडा के। कब हुआ था? 1913 में हुआ था। हिंदुस्तानी गदर नाम का पत्र निकालते थे। कौन सी लैंग्वेज थी? उर्दू थी, गुजराती थी, पंजाबी। अगर हम इसको ऐसे करके देखें तो ठीक है, ये गुजराती हो गया और यहाँ पे पंजाब के आसपास हो गया। उर्दू तो उर्दू ही है। ठीक है, उसका तो एक्सपेंशन सब जगह है, वो स्पेसिफिक नहीं है ना। तो ये हो गया लैंग्वेज का। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन? सरदार सोहन सिंह भाकना थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से, मीन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन किसका किसका था? और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? ये आईएएस 2022 में, यूपीएससी में अभी पूछा गया है 1-2 साल पहले। ठीक है, तो इसमें एक्टिव मेंबर कौन थे? रास बिहारी बोस। गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य कौन थे ना? तो बरिंद्र कुमार घोष? नहीं। जोगेश चंद्र चटर्जी? ये सब तो पश्चिम बंगाल के हैं ना,
एक्टिविस्ट। रास बिहारी बोस इसके एक्टिविस्ट मेंबर हैं। अब इससे रिलेटेड ये देख लो आप एक बार, क्रांतिकारियों में रास बिहारी बोस गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। बरिंद्र कुमार घोष अलीपुर बम कांड में अभियुक्त थे, जबकि जोगेश चंद्र चटर्जी काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। अब आप ये बताना कि अलीपुर जो बम कांड है ये कब हुआ था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अगर याद है वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो आपको क्या करना है, आपको गूगल करना है, ठीक है। गूगल का इस्तेमाल कब करोगे, ठीक है। गूगल को गुगलू भी बोल सकते हो, हमारे यहाँ ना ऐसे ही बोलते हैं, हेलो गुगलू ये बताओ, ठीक है। तो गुगलू फिर बताते हैं, मतलब वही है कि अपने यहाँ ना लैंग्वेज, जैसे हम जहाँ के भी नेटिव हैं, मतलब जहाँ के लोकल हैं, तो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हम उसको अपने में अडॉप्ट करने के लिए चेंज ही कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक गूगल बहुत कम ही लोग बोलते हैं, गुगलू ज़्यादा, गुगली, गुगलू, हेलो गुगलू, हाँ ऐसे ही, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, ठीक है। तो लाला हरदयाल, ठीक है, हैं। पंडित रामचंद्र, ठीक है, हैं। बरकतुल्ला हैं। खुदीराम बोस, नहीं, ये नहीं है ना। तो गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है, 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से, ठीक है, ये तो हो ही गया था, ठीक है। पार्टी का, हाँ, इसका पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। ये आपके लिए नया फैक्ट्स है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक थे गदर पार्टी में। अब इसके सदस्य कौन कौन थे, ठीक है। गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह शारभा, पंडित काशीराम प्रमुख थे। जबकि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में, ये तो ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के बारे में, जो किंग्स फोर्ट पे बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 1908 को फांसी दे दी गई। फांसी के समय जो खुदीराम बोस की एज थी वो 18 साल 8 माह 8 दिन थी, ठीक है। ये मतलब कितना अंदर से प्रभावित करने वाली बात है कि 18 साल का बच्चा क्या फांसी पे चढ़ गया ना। हम लोग 18 साल के यहाँ पे होते हैं तो, लेकिन वही है कि हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है ऐसे लोगों को याद करने के लिए, जिन्होंने हमारे लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी है। कम से कम हमें इन लोगों को ट्रिब्यूट तो देना ही चाहिए, सम्मान तो देना ही चाहिए, लेकिन नहीं। इस प्रकार स्पष्ट है खुदीराम बोस का गदर पार्टी से अच्छा, ये तो इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना फैक्ट्स है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। फिर से एक बात देख लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। इससे रिलेटेड कौन है, रामचंद्र हैं, बरकतुल्ला हैं, रास बिहारी बोस हैं, राजा महेंद्र प्रताप हैं, अब्दुल रहमान हैं, मैडम भीकाजी कामा हैं, भाई परमानंद हैं, ठीक है, करतार सिंह सारभा हैं, पंडित काशीराम हैं। इतने सारे लोग इससे रिलेटेड थे, किससे, गदर पार्टी से, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, अब बता दो कहाँ हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में ना। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, देखो ये अलग अलग पूछे गए क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया और ये बीपीएससी में। देखो टाइम पीरियड देखो ना, ये 2021 में पूछा गया, 2008 में। आप लोग कहते हैं कि ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम क्यों सॉल्व करें ना, इसीलिए सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ जो पहले पूछा गया ना वो आज पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अब इसको तो नहीं बताएंगे देखो, लेकिन एग्ज़ाम देखो आप, ये 2013 में पूछा है ना, ये 2021 में पूछा। तो भाई बस मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप इस चीज़ पे विश्वास कीजिए कि एक कोई भी टॉपिक है उसमें कुछ ही फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ही कंटेंट होता है। आप वो कंटेंट तैयार करो, ठीक है। आपका वो कंटेंट तैयार हो जाएगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम दो। जनरल स्टडीज़ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आपने एक बार तैयारी कर ली तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे आप कैपेबल होंगे उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ऑन द बेस ऑफ जनरल स्टडीज़ या जीएस, ठीक है। सो इसलिए बस आपको एक ही बार मेहनत करनी है, तो वो मेहनत क्यों ना इसी बार की जाए, ठीक है। और मेरे साथ करोगे तो शायद कर लोगे। गदर क्या था, ठीक है, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को, वही पॉइंट है। बना लो, जैसे भी फ्रेम करना क्वेश्चन कर लो, कितना नया लाओगे, कुछ तो नया ला नहीं पाओगे। ये एग्जामिनर के लिए था, ये यूपीएससी में पूछा गया था 2014 में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को, यूपी, ARO 2014 में,
बताओ क्या ही क्वेश्चन ये बनाएंगे ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था। इन्होंने थोड़ा सा इनोवेट करने का कोशिश किया, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को, अगर आपने थोड़ा सा भी मतलब मैप को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के नॉर्थ में है, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को, फिर यहाँ पे जब ऑप्शन है पश्चिमी अमेरिका, ठीक है, तो यही होगा ना। वही है कि कभी कभी ना एक सब्जेक्ट्स दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करता है, तो इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हर सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। और हम ज्योग्राफी की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम हर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे मतलब उसको फिनिश भी करेंगे, और इसी वे में, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा तो आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, हम उसको नेक्स्ट इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी, ओके, इट्स ओनली योर चॉइस। ये कहने पे शायद आपको कुछ याद आ रहा हो, नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं। चलो हम आगे देखते हैं फिर से। इसमें क्या था कि ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे कुछ काम का नहीं है, ठीक है, कोई काम का नहीं है। ये गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण वजह क्या थी, ठीक है, तो इसका क्या गदर क्रांति, अच्छा, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी नहीं, कामागाटा मारू जो इवेंट्स था या घटना थी वो प्रथम विश्व युद्ध का स्टार्ट होना, ठीक है, 1914 में स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये 39 बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे, ठीक है। कौन सा स्वदेशी आंदोलन, ये कब हुआ था इसको बताना तो, ठीक है, और किस आंदोलन के विरोध में ये इसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया, ठीक है। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पे कई तरह से फ़ायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, ठीक है। निम्नांकित में से कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की। ये थे महेंद्र प्रताप, ठीक है। कौन थे, महेंद्र प्रताप, ठीक है। अब भी यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया, काबुल अफगानिस्तान। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रशिया ने मान्यता दी थी। देखो यहाँ पे अब आपके पास कितने फैक्ट्स हो जाते हैं। पहली बात तो राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है, किसके साथ, बरकतुल्ला के साथ, ठीक है। 1915 में कहाँ पे, काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन, ठीक है। अब राजा महेंद्र प्रताप प्रेसिडेंट बने, बरकतुल्ला क्या बने, प्रधानमंत्री बने, और इन्हें जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी। तो इतने फैक्ट्स हैं, इसको स्क्रीनशॉट लो, बात ख़त्म। इसको फिर बाद में याद करते रहना ना। नेक्स्ट क्या है, और याद तो करना ही नहीं है, एक बार चीज़ें अगर आपने सुन ली हैं ध्यान से तो वैसे भी हमेशा के लिए वो परमानेंट हो जाएंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट्स क्या थे, राजा महेंद्र प्रताप। अब इसका जवाब बताने की ज़रूरत है नहीं। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कहाँ हुआ था बोलो, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। गदर आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध, होम रूल आंदोलन, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं, ठीक है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, रामाबाई, भीकाजी रुस्तम कामा। तो भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। अब इनके बारे में भी कुछ फैक्ट्स निकल के आएंगे, ठीक है। सो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ सैनिक की तरह, और इसको नोट करने के लिए या स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। पहले हम फैक्ट देखते हैं। भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट, जो कि कहाँ है, जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। इंटरनेशनल सोशलिज्म कांग्रेस ना, सोशलिस्ट कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहाँ इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया।
इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की उद्घोषणा की। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करते रहे। वर्ष 1936 में कब 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौटकर आई और उसी वर्ष इनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात हैं। कुछ ही फैक्ट्स हैं, बहुत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम हाईलाइट करते हैं। ये 1907 में, कहाँ पे, 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, ठीक है, का समिट होता है और वहाँ पे इन्होंने प्रथम भारतीय झंडा को फहराया। इस सम्मेलन में इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे हो गया 30 वर्ष तक पेरिस में रहे। ये 1936 में आती हैं, 75 साल के हो जाती हैं, तो मुंबई लौट के आती हैं, वहाँ इनकी डेथ हो जाती है। तो इन्हें भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात हैं। बस इतने फैक्ट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए, ठीक है। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देखो, ये है यूपीएससी का क्वेश्चन। आपको सब कुछ सेम लग रहा है ना, लेकिन इन्होंने एक्सचेंज कहाँ पे किया है, ये किया है, ये पेरिस में नहीं था, स्टुटगार्ट में था। देखो यहाँ पे अभी आपको दिखाते हैं, जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया ना। कितना माइनर सा मिस्टेक किया इन्होंने, मतलब रिप्लेसमेंट किया है फैक्ट्स का, सब कुछ सेम है, बट इन्होंने ये चेंज कर दिया। और एग्ज़ाम में क्या होता है, इतना माइनर हम ध्यान से पढ़ते नहीं है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल हाई नहीं होता, जिसकी वजह से हम सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं, ठीक है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, ठीक है, ये सही बात है। और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ठीक है, ये भी सही है। अब यहाँ पे वही कुछ बातें हैं। मैडम कामा का जन्म 1861 को, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पारसी थे। सोहराबजी फ्रामजी पटेल उनके पिता थे, ठीक है, कौन, सोहराबजी फ्रामजी पटेल। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से कनेक्ट हो गई। वह भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात हैं। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे ये हो कि आपको याद हो जाए, ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया। यहाँ फहराया गया झंडा कलकत्ता फ्लैग का परिवर्तित रूप था। यहाँ जो झंडा फहराया गया था, वह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। चलो एक बार इसको फिर से हाईलाइट कर लेते हैं। फहराया गया झंडा कलकत्ता फ्लैग का परिवर्तित रूप था। अतः प्रथम कथन गलत है, क्योंकि सोशलिस्ट जर्मनी सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ था, ना कि पेरिस में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिहार पीसीएस में, ठीक है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया, मैडम भीकाजी कामा रुस्तम। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया, किसने फहराया। अब तो बता भी दो ना, अब नहीं बताओगे तो पटक के मारेंगे। जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएं कि देखो ऐसे भी लोग हैं जो अभी लोगों के राइट्स को वायलेट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आई एम सॉरी अगर आप हर्ट हो रहे हैं तो, ठीक है। मैडम भीकाजी कामा ही हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। अब ये तो बता दो, नहीं बताओगे, चलो हम ही बता देते हैं, स्टुटगार्ट में, जो कि कहाँ पे है, जर्मनी में है। कब फहराया था, 1907 में, ठीक है। मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्र ध्वज को कहाँ फहराया था, मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्र ध्वज को कहाँ फहराया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, स्टुटगार्ट। अच्छा ये मैप देखें क्या, अगर मिलता है तो, ठीक है, देखते हैं। तो ये मैडम भीकाजी कामा है, ठीक है, ये इनकी फ़ोटो है। और जो फ्लैग इन्होंने, ये वाला फ्लैग था, सॉरी एक सेकेंड, ये वाला फ्लैग, अच्छे तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है, ट्राई कलर है ना, ये भी रहा होगा, ये भी रहा होगा। अच्छा, वंदे मातरम इस पे लिखा था, तो ये हो गया मैप जो इन्होंने फहराया हुआ था, कहाँ पे, स्टुटगार्ट जर्मनी में। अब आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली। जस्ट 1 सेकेंड। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों के हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली, ठीक है।
तो ये मदन लाल ढींगरा थे और उधम सिंह थे। किसको? मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। ठीक है, ये कब पूछा गया था? यूपी पीसीएस में स्पेशल में पूछा गया। ठीक है, तो इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा थी। ज्ञातव्य है कि मदन लाल ढींगरा ने जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली तथा कवाश ललका को गोलियों से भून दिया था, फलता उन्हें फांसी की सजा दी गई। ठीक है, किसको? ये तो याद ही रखना है ना, याद रखना पड़ेगा। मदन लाल ढींगरा ने किसको? भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली और कवाश ललका ना ठीक है, आप बताना इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। फलता उन्हें फांसी की सजा। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर को लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी। उधम सिंह ने किसकी? जनरल ओडायर की। लंदन में कब? 1940 में। बस इतना फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो किसको मारा था? माइकल ओडायर। माइकल ओडायर। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ छूट रहा है, माइकल ओडायर और जनरल डायर, ये दोनों ऑप्शन आएंगे ना तो आप कंफ्यूज होंगे। तो ये है माइकल ओडायर। ठीक है, जिसको इन्होंने मारा हुआ था। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? तो इसका क्या जवाब है? मदन लाल ढींगरा। ढींगरा ने क्या किया? कर्जन वायली को ठोंक दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BBC अय्यर और MN राय में क्या बात समान थी? ठीक है, तो देखते हैं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे? नहीं। क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री थे। ठीक है, बरकतुल्ला तो ठीक है, बरकतुल्ला क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विदेशी देशों में काम कर रहे थे। ये बात एकदम सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम के मामले में अभियुक्त थे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो एक बार। और हाँ, ये वही एक्सप्लेन किया है, कुछ खास नहीं है। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, अगर अब इसको भी नहीं बता पाए ना तो फिर मुझे जीने का अधिकार नहीं है। तो इसका सही जवाब वही विनायक दामोदर सावरकर। कब? 1906 में। कहाँ पे? लंदन में। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने? विनायक दामोदर सावरकर, जिसे वी.आर. सावरकर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको देख ही लेते हैं एक बार, इसके बारे में कुछ खास बातें अगर हो तो। ठीक है, पहली बात तो 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, ध्यातव्य है कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी। ठीक है, इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, PM बागपत तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी थे। विनायक दामोदर सावरकर, PM बपत, लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो अब इसको हाईलाइट कर लेते हैं जिससे आप स्क्रीनशॉट लेने की कंडीशन में रहें। ठीक है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, इसके बाद किसकी बात आ जाती है? इंडिया हाउस, जिसको किसने इस्टेब्लिश किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, 1905 में लंदन में। ठीक है, और जो इसके और सारे मेंबर थे विनायक दामोदर सावरकर, PM बपत, लाला हरदयाल। ठीक है, बस इतना आपके काम का है। कामागाटा मारू क्या है? ये IAS UPSC के 2005 के प्री क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, कामागाटा मारू। ठीक है, क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। अब इसके बारे में कुछ खास बातें देख लेते हैं। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीत सिंह ने किराए पे लेकर उस पर 376 कितने 376 भाई नंबर भी याद रखो क्योंकि स्टेट पीसीएस में पूछ ही लेते हैं। यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह कहाँ पे? वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश से
देश में प्रवेश करने से मना कर दिया। ठीक है, इसलिए ये घटना कामागाटा मारू घटना कहलाती है। ठीक है, इसमें देख, ठीक है, हाईलाइट करते हैं। जो कामागाटा मारू है ये एक जलपोत है। ठीक है, जिसे किसने, गुरदीप सिंह ने, कितने यात्री, 376 यात्री, कहाँ पे, बंदरगाह वैंकूवर में। ठीक है, और वो मना कर देते हैं, तो बस इतना ही खास बात था। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्या है, एक जलपोत के नाते। ठीक है, एक जलपोत के नाते उत्तराखंड PCS 2002 में पूछा गया है। कामागाटा मारू घटना से संबंधित है कौन, गुरदीप सिंह, अभी बात हुई थी ना। कामागाटा मारू क्या है, एक जहाज़ है। अब यहाँ पे देखो कुछ नए फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। तो ये भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज़ था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज़ 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कर कानून के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो नए हैं। ठीक है, पहली बात तो ये भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज़ था। कौन सा, जापानी समुद्री जहाज़। 376 यात्री हम पहले कर चुके हैं। 1914 में हांगकांग, ठीक है, हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, तब कनाडा में एशियाई मूल के। ठीक है, तो बस इतना ही खास था, तो इसको आप नोट रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है सीक्वेंस में। ठीक है, तो सीक्वेंस में अरेंज करना है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनकी कालक्रमानुसार मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है, तो ये 1913 में होती है। और चटगांव शस्त्रागार की जो घटना होती है ये कब होता है, ठीक है, इसको देखते हैं। इसको चटगांव शस्त्रागार 1930 में होता है। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब होती है, 1914 में। ठीक है, केंद्रीय असेंबली बम कांड कब होता है, केंद्रीय असेंबली बम कांड कब होता है, 1929। तो फर्स्ट ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड ये हो गया 1914 में बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी। इसी के बेस पे हमें अरेंज करना है, तो ये हो गया ए। अब यहाँ पे एक बार सही से देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को होता है। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब होती है, 1914 में। और ये घटनाएं कब हो रही हैं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। ठीक है, केंद्रीय असेंबली बम कांड कब होता है, 1929 में। इसी टाइम पे लाहौर अधिवेशन होता है ना, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका स्वागत है। देखते हैं कि कितनी चीज़ें आपको याद रहती हैं। इसको मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि वह कौन था जिसने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, वह कौन था जिसने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। अब इसको तो बता ही सकते हो, नहीं बता सकते। देखो ये कितनी जगह पूछा गया, यूपी PCS, यूपी UDA, यूपी लोअर सब प्री करके। ठीक है, तो वह कौन था जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, तो ये हैं रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की क्या की, स्थापना की। किसने, रास बिहारी बोस ने। किसकी स्थापना की, इंडिपेंडेंस लीग की। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय प्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ खास पॉइंट्स हैं जिनको हम हाईलाइट करेंगे, जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं ना। देखो कहाँ पे, 28 मार्च 1942 को रास बिहारी बोस जापान में। ठीक है, ये 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में विधिवत रूप दिया गया और सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में कब, 1942 में बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। किसने, रास बिहारी बोस ने। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है, ओ अच्छा ये ख़त्म हो जाता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि जो बंगाल विभाजन होता है 1905 में, स्वदेशी आंदोलन होता है। तो बंगाल विभाजन होता है, उसके रिएक्शन में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम सीधा इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ना कि ठीक है आप बताइएगा मुझे कि इसको कैसे करना है, बट जब आप क्वेश्चन करते हो ना तब आप ज़्यादा शार्प माइंड में मतलब
ज़्यादा कंसंट्रेटेड माइंड में होते हो, और मुझे ये तरीका बेहतर लगता है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन सेगमेंट में सारा कुछ ये कवर कर ही लेते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? तो ये हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक क्षण थी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने दिया, बट इसका एक्सप्लेन हम देखते हैं तो वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। देखो सॉरी, उपयुक्त घटनाओं में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। वेलेज़ली 1798 से लेकर 1805 तक का इनका टाइम पीरियड होता है। किसका? लॉर्ड वेलेज़ली का। ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। प्रश्नगत विकल्पों में सबसे बाद में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। अब देखो, यहाँ से जब आप छोटे छोटे फैक्ट्स याद करना शुरू करोगे ना, तो ये सब क्वेश्चन मतलब एकदम क्या ही बोलें, ये क्वेश्चन देख के ही शर्म आता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, बस आप याद करते जाना या नोट डाउन करते जाना कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, ठीक है। ये 1793 में क्या होते हैं? कॉर्नवालिस क्या होते हैं? उस समय गवर्नर होते हैं, गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है। लॉर्ड वेलेज़ली जो 1798 से 1805 में भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए, ये हमें हाईलाइट नहीं करना था इतना, ठीक है, ये भी नहीं करना था, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, ये तो करना ही था। यहाँ पे लॉर्ड वेलेज़ली जो होते हैं ये सहायक संधि का उपयोग करते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो हैं, ठीक है, वो इस नीति का, हड़प नीति का प्रयोग करते हैं। और लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन करते हैं। बस इतने फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ, ठीक है, ये आंदोलन किस दिन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में, अब यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताता हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बार अप्लाई हो, बट सम टाइम वो वर्क करता है, ठीक है। देखो आपको नहीं पता, ठीक है, आप डेट को लेकर कन्फ्यूज़न हो, तो यहाँ पे 20 और 16, 20 जुलाई 16 अक्टूबर, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। बट अगर उन्होंने 2 ऑप्शन सिमिलर दिया है ना, 7 अगस्त 1905, 7 नवंबर 1905, तो मतलब वो आपसे प्रिसाइज चाह रहे हैं, ठीक है। जब आप ये दोनों ऑप्शन वैसे भी हटा दे रहे हो क्योंकि ये दोनों सिमिलर लग रहा है, तो आप 50-50% पे आ जाते हो। तो जब आप अब गेस करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाइयर होगी, जब आप चारों क्वेश्चन पे तुक्का मार रहे होते उसके कंपेयर में, ठीक है। तो ये लगा सकते हैं आप ट्रिक्स जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप हर चीज़ें ट्राई करो कवर करने की, ठीक है। ये टेक्निक तभी काम करती है जब आपने मेहनत ऑलरेडी पहले से की हुई हो, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या है? 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के जो बंगाल विभाजन का डिसीजन था उसके अनाउंस कर दिया, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई, ठीक है। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एग्जिट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन क्या हुआ? प्रभावी हो गया। अब देखो इसमें कुछ डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कन्फ्यूजिंग भी होती है, चूँकि स्टेट पीएससी है तो पूछते हैं वो लोग, ठीक है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का जो डिसीजन था उसको अनाउंस किया गया। कब? 20 जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है 7 अगस्त 1915 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। किसके? स्वदेशी आंदोलन की, ठीक है। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्तावित किया गया, ठीक है। इसके बाद और अब यहाँ पे आ जाते हैं, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जुलाई में क्या होता है? ये डिसीजन अनाउंस करते हैं। अगस्त में क्या होता है? बैठक होती, स्वदेशी आंदोलन अनाउंस करते हैं, और ये बंगाल विभाजन अक्टूबर में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया है। यूपीएससी में है तो बेसिकली ये फैक्ट नहीं पूछते हैं, बट अगर स्टेट पीएससी है तो वहाँ पे या स्टेट से रिलेटेड और अच्छी कैटेगरी के जॉब जो हैं
उनमें फैक्ट्स पूछ लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन ना। ये बंग भंग का मतलब है कि बंगाल विभाजन, ठीक है, उसकी बाद कौन सा आंदोलन शुरू होता है, स्वदेशी आंदोलन। ये किस में पूछा गया, बीपीएससी में, बिहार पीसीएस में ना। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, कब घोषणा की गई, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जुलाई अगस्त, मैंने ये बोला था जुलाई अगस्त सितंबर नहीं अक्टूबर ना। देखो यहाँ पे डेट इन्होंने कैसे दी है, सारी डेट दे दी है, ठीक है। 19 जुलाई, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905। तो इसका सही जवाब क्या है, 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। एक सेकेंड, हम यहाँ से यहाँ पे देखो 20 जुलाई है 1905 को, ठीक है, ये घोषणा किया गया, बट यहाँ पे 19 जुलाई है तो हम इसके पास में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो एक्सप्लेन सेगमेंट में क्या दिया है, बंगाल विभाजन का जो डिसीजन है कि घोषणा ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को किया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई 1905 दिया गया, जिसके आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग ने, ठीक है, ये माना। तो मतलब 20 जुलाई या 19 जुलाई के आप अप्रॉक्स जा सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो वही है, इसका आंसर क्या हो गया, 19 जुलाई 1905। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो इसका सही जवाब क्या है, करसन ना। करसन का टाइम पीरियड कब होता है, 1899 से 1905 के काल में, 1905 में किया था। इसके डिसीजन को अनाउंस 20 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 भी हो सकता है, या 16 अक्टूबर 1905 से क्या हुआ, प्रभावी हुआ। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने को अनाउंस किया गया, ठीक है। एक सेकेंड फिर से हाईलाइट करते हैं, वही पहले जैसा लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड कब से, ये लाइन सीधी क्यों नहीं होती मुझसे, अच्छा हो सकता है शायद लॉर्ड कर्जन, इस बार सीधी करके मानूंगा, हो गई नहीं हुई ना, जस्ट 1 सेकेंड, नहीं होगा क्या, इस बार हुई है थोड़ा सा इन कंपेयर टू प्रीवियस, ठीक है। तो 1905 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड 1899 से 1905 तक है, ठीक है। और जो ये अनाउंस होता है वो 20 जुलाई 1905 को होता है, 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है, 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, अब इसका जवाब दोगे, कर्जन। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, वो ये नया क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सर एंड्रूज फ्रेजर, कौन, सर एंड्रूज फ्रेजर, इसको याद रखना क्योंकि ये फैक्ट्स, और ये पूछा गया यूपी पीसीएस 2014 में। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे, इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी, ठीक है। तो बस कुछ खास नहीं है, बस इसी को याद रखना कि ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, सर एंड्रूज फ्रेजर थे, कब, बंगाल विभाजन के टाइम पे। अगर वो स्वदेशी आंदोलन पूछ ले तो तब कौन था, तो तब भी तो होंगे ना, 1908 तक थे, तो स्वदेशी आंदोलन भी तो उसी पीरियड में था ना। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया, किसने किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है। ये वही बात रिपीट की गई है। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, ठीक है, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, इसको कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और यही लीड कर रहे थे किसको, बंगाल विभाजन को, ठीक है। तो इसके बारे में वही है कि सुरेंद्र बनर्जी ने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, सेम बात वही हो गई, लेकिन ये फैक्ट्स याद रखना, ठीक है। विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, तो इसका सही जवाब है R.N. टैगोर, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व ईस्ट और वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे, कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है।
बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है, कुछ फैक्ट्स होंगे इनके बारे में। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका की 1905 के अंक में। अब कृष्ण कुमार मित्र की जो पत्रिका है वो संजीवनी है, ये भी याद रख लेना। और ये फैक्ट ऊपर वाला जो था वो तो है ही है, उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र पुस्तक संजीवनी है और ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव, है ना, इतना फैक्ट्स। ठीक है, इससे काम चल जाएगा। ब्रिटिश वस्तुओं, जस्ट 1 सेकेंड, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था कब? 1905 में। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये था 1905 में। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन, इसे 19 जुलाई भी पढ़ा जा सकता है, बार बार इसको रिपीट करना, जिसका रिजल्ट था 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, कोलकाता के टाउन हाउस में ये हो गया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, यूपी लोअर का है। ठीक है, जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए, कौन कौन से? बाइकआउट का, स्वदेशी का, असहयोग का, नई राष्ट्रीय शिक्षा का। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से प्रोग्राम उन्होंने प्रारंभ किए थे? बाइकआउट करना, स्वदेशी करना, असहयोग नहीं था। राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का है, 2014 का क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ डिटेल सेगमेंट्स में बात की गई है। ठीक है, ये हम कर चुके 7 अगस्त 1905 को, यहाँ पे भी 16 अगस्त 1905 को। अच्छा ठीक है, 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। किसने? टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पे बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। कब? अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल एजुकेशनल काउंसिल का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। ठीक है, स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने अपने कलकत्ता 1906 के अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन से संबद्ध 4 प्रस्ताव पास किए। कब? अधिवेशन 1906 में। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। ठीक है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, ये 1920 का जो 1920 में कहाँ का अधिवेशन हुआ था? नागपुर का अधिवेशन हुआ था, जिसमें CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पास किया था। इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ गया? ये वाला है ना, ये 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन होता है उससे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जस्ट 1 सेकेंड, कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी और बहिष्कार, तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में फर्स्ट टाइम यूज़ किए गए थे। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन, है ना। असहयोग तो 1919 में शुरू होता है, शबने अवज्ञा 1930 में शुरू होता है, पूर्ण स्वराज आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कॉज क्या था? स्वदेशी आंदोलन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक जो कॉज था वो बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के प्रमुख प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी जो गुट था इसके विरुद्ध था। ठीक है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? ठीक है, तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप या दोबारा विभाजित हुआ?
कब? 1911 में। ये क्या पूछा इन्होंने, शायद क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट, कौन? ब्रिटिश सम्राट पंचम महारानी मैरी के भारत आगमन पर, कब? 1911 में। जो ब्रिटिश सम्राट हैं जॉर्ज पंचम, ठीक है, ये याद रखना। वो पंचम या फर्स्ट सेकंड थर्ड्स में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु तो दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुसार बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा और बिहार को इससे अलग किया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें ऐड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? 1911 में। कुछ खास है नहीं इसमें। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब यूनाइटेड या एकीकृत किया गया? 1911। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई। कहाँ पे? मद्रास में। किसका? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम। मेरी पेन सही नहीं चलती थी, इस वजह से मैं लिखता नहीं हूँ। ठीक है, पेन मतलब ये नया खरीदना होगा, बट उसके लिए चाहिए पैसा, और पैसा अभी तो है नहीं, तो जब आएगा तो खरीदेंगे। बंगाल में प्रारंभिक स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं यूपी में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंस में रिप्रेजेंटेशन किया या नेतृत्व किया। एक सेकंड, इसको एक बार ऐसे हम बनाते हैं फिर। ठीक है, तो ये वाला बनाना इजी होता है। यहाँ पे ये मद्रास वाला रीजन है ना, तो यहाँ पे किसने किया? चिदम्बरम पिल्लई मान लेते हैं ऐसे ना, और यहाँ पे, ठीक है, नहीं यहाँ पे, और ये महाराष्ट्र में किसने? तिलक ने। ठीक है, दिल्ली में यहाँ पे सैयद हैदर रजा, और ये जो पंजाब वाला रीजन यहाँ पे अजीत सिंह और सॉरी अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया। किसका? स्वदेशी आंदोलन का। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? तो सैयद हैदर रजा ने। ठीक है, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा? ठीक है, कौन अप्रभावित रहा ये पूछ रहा है, प्रभावित नहीं, अप्रभावित। ठीक है, तो ये कृषक वर्ग जो है और मुसलमान, कृषक और मुसलमान प्रभावित नहीं हुए। ठीक है, और इस आंदोलन की यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फिर से, क्योंकि इसमें कुछ खास लग रहा है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन अनाउंस किया। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन अनाउंस हुआ। इस बैठक में ऐतिहासिक बहस का प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधो समिति, किसने? अश्विनी कुमार दत्त ने, एक सेकेंड, यस, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधो समिति की स्थापना की। ठीक है, तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता यह थी कि महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, मतलब महिलाएं इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, तो इसको हाईलाइट करते हैं, महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। कौन कौन? किसान और मुस्लिम समुदाय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका क्या जवाब होगा? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, 16 अक्टूबर
1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा, कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई, जनता ने जुलूस निकाले, सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया, फिर सड़क पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। लोगों ने एक दूसरे के हाथ में राखियाँ बांधी, यह जताने के लिए बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया, ये सही नहीं है। इसके अलावा 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई, ठीक है, ये सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। बंगाल नेशनल कॉलेज, ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज की प्रधानाचार्य अरविंद घोष। 1906 में टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ये गलत है। अगर ये गलत है तो ये तीनों ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी ने तैयार की थी। ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज स्थापना 1906, प्रधानाचार्य अरविंद घोष। ठीक है, और यहाँ पे 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। किसने? अश्विनी कुमार दत्त ने। और अश्विनी कुमार दत्त ने ही स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह बंगाल तक सीमित रहा है, ये गलत है। मतलब इसका एक्सपेंडेशन तो हुआ ही ना इंडिया में। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, ठीक है, ये बात सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ये भी बात सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया, ना ही वे इसमें शामिल हुए, ठीक है, ये भी बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसने देसी कलाकारों, देसी क्या था, एक सेकेंड, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, ये बात बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की नेशनल, ठीक है, एक सेकेंड, इसको देखते हैं, नेशनल एजुकेशन काउंसिल, नेशनल एजुकेशन काउंसिल इस्टेब्लिश की गई। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के एक कंपोनेंट के रूप में, अवयव मतलब कंपोनेंट के रूप में नेशनल एजुकेशन काउंसिल इस्टेब्लिश की गई। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, कब? 2019 में पूछा गया। ठीक है, तो ये सही होगा। अब इसको देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेन सेगमेंट जो है, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकार, ठीक है, तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई। कितना? 22% एंड 68%, ठीक है, कमी आई। तथा हथकरघा उद्योग, रेशम एवं वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इससे व्यापक प्रोत्साहन मिला। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। ठीक है, नेशनल एजुकेशन काउंसिल का गठन किया गया, जो कि स्वदेशी आंदोलन का एक प्रमुख घटक था। इसका उद्देश्य साहित्यिक, ठीक है, लिटरेरी, वैज्ञानिक, साइंटिफिक एवं प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन, एक सेकेंड, H.W. नेविंसन किससे संबंधित थे? तो ये असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। देखो यहाँ पे तो क्लियर है कि हम स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहे हैं तो स्वदेशी आंदोलन ही होगा, बट मेन एग्जाम में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा सेग्रीगेशन होता नहीं है, मतलब अलग अलग चीज़ें मेंशन तो होती नहीं है ना, तो इसलिए इसको देख लेते हैं। जो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से कनेक्टेड थे या जुड़े हुए थे, इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड, डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, कौन सी बुक? द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, इसको आप हाईलाइट कर लो 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हमें कुछ फैक्ट्स क्या है हाईलाइट करने हैं, जैसे H.W. नेविंसन, सॉरी, ये किससे संबंधित थे? स्वदेशी आंदोलन से।
ठीक है। और इन्होंने जो मतलब बुक लिखी है द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि भारत का प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। कौन सा? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की किसने? अबिंद्रनाथ टैगोर ने। किसकी स्थापना की? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की अबिंद्रनाथ टैगोर ने। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अगर कुछ है तो। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अबिंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन, आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें फिर से हाईलाइट करने वाली हैं जिन्हें हम करते हैं। अबिंद्रनाथ टैगोर 1907 में गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कर रहे हैं और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्राच्य कला मूल्यों को पुनर्जीवन और आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खत्म? ये टॉपिक खत्म है? ओके। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन है उसमें क्या क्या हुआ, और इसी के साथ में हम अभी वीडियो को रोकते हैं। अगर अभी तक आपको लेक्चर ठीक लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं एज़ योर विश। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे, जिससे आपका एक फ्लो बना रहेगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।